हेलो फ्रेंड्स, मराथन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 16 पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोगों की साइंस की सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित, उसमें हम लोग 16 मतलब 16 को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग और दूसरा एक और चैप्टर है, वो है इसी लगभग इसी से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। वो है आपका लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर, ये भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग और लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु, ये 7th क्लास की आपकी एससीईआरटी की बुक है। इसी से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सिलेबस आपका, इसमें भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग ये आपका है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर देखिए, सीधा देखिए, कुछ पौधे खुजलाहट पैदा करते हैं, जैसे गाजर घास को छू जाने पर त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। केवाच के रोएं, कच्चे काजू के आवरण, छिलके तथा पपीते के दूध में भी एक तत्व होता है जो त्वचा में खुजली उत्पन्न करता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पौधे हैं जिनसे खुजली उत्पन्न हो सकती है। तो गाजर गाजर घास को छू जाने पर त्वचा में क्या होती है, खुजली होती है। ठीक, केवाच के रोए, इससे भी आपकी खुजली होती है। कच्चे काजू के आवरण, छिलके से खुजली होती है। पपीते के दूध में भी एक तत्व होता है जो त्वचा में खुजली उत्पन्न करता है। ठीक है, पूर्व काल में शिकारी कुछ पौधों जैसे रिस्पैचा, कुरारे के रस से अपने बाणों को बुझा लेते थे, जिससे उन्हें शिकार को मारने में आसानी होती थी। क्या आप उन किसी जहरीले पौधे के बारे में जानते हैं? पीली कनेर की पत्ती तथा मदार आक का दूध भी जहरीला होता है। तो जहरीले जो चीज जो होते हैं वो क्या है? रिस्पैचा, कुरारे और कनेर और मदार, ये आपके जहरीले पौधे हैं। ठीक है, इसमें जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ पौधे जैसे भांग, पोस्ता तथा कोको आदि में एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे मादक पदार्थ कहा जाता है। मादक पदार्थों में गांजा, चरस, अफीम, मार्फिन, हेरोइन तथा कोकीन नामक पदार्थ होते हैं। कुछ लोग नशे के लिए इन पदार्थों का सेवन करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इनसे हृदय रोग, ठीक है, इनसे क्या होता है? हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग, लीवर सिरोसिस, मानसिक उत्तेजता तथा स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए जो हानिकारक हैं, उनके लिए हानिकारक पौधे हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ पौधे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्यों में दाद। कुछ पौधे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, मनुष्यों में दाद, खाज व गंजापन कवकों के द्वारा होता है। तो जो दाद, खाज और गंजापन है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है कवकों के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट की चीज़ों को देखें। भोजन प्रदान करने वाले पौधे, आप देखिए, अनेक पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़ से मूली, मूली क्या है? जड़ है। मूली, गाजर, ठीक है, ये आपके हैं जड़। तना से आलू प्याज, पत्ती से चौलाई पालक, ठीक है। जो पौधे का पुष्प भाग है उससे गोभी, फल से सेम, बैंगन, मिर्च, भिंडी, ये आपके फल से हो गए। बीज से राजमा, मटर आदि प्राप्त किए जाते हैं। हरी सब्जियां विटामिन तथा खनिज लवणों का स्रोत होती हैं। हरी सब्जियां विटामिन तथा खनिज लवणों का स्रोत होती हैं। ठीक है, अब देखिए, मसाले मसाले भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने में उपयोग किया जाता है। ये भोजन को संरक्षित रखने में भी सहायक होता है। मसाले पौधों के विभिन्न भागों से, जैसे फल से लाल मिर्च, ठीक, मसालों में जो लाल मिर्च है वो आपकी फल से प्राप्त होती है। काली मिर्च, ठीक, ये आपके फल से है। जीरा, अजवाइन, ठीक, ये आपके फल से हो गए। इसके बाद जड़ों से हींग, ठीक। हींग से दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से हींग क्या है? ये एक उत्सर्जी पदार्थ है, अपने जो उसका है पौधे का, हींग के पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है हींग। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से। तो जड़ों से भी पूछा जा सकता है या उत्सर्जिक पदार्थ वहाँ से भी पूछा जा सकता है। तथा तनों से हल्दी, अदरक आदि या आलू, ये सब चीज़ें आपकी प्राप्त की जाती है। तो जड़, ये हींग वाला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तेल तो आपको पता ही है किन किन चीज़ों से निकाला जाता है, तो यहाँ पे मैंने उनको नहीं लगाया ज़्यादा इंपॉर्टेंस। औषधि प्रदान करने वाले पौधे, ये देखिए कौन कौन से होते हैं, पता ही होंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे कर दिया मैंने। हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी, ये आपके क्या है? औषधि प्रदान करने वाले। और नीम का पेड़, इसके बारे में यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। औषधीय गुणों के कारण उसे प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृतिक औषधालय किस पेड़ को कहा जाता है, किस, ठीक है, पेड़ को कहा जाता है, तो वो आपका होगा नीम का पेड़। नीम का पेड़ जो है वो प्राकृतिक औषधालय कहा जाता है उसको। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु, जो जितने भी हैं जिनका मांस खाते हैं, वो सारी मांस खाते हैं या उसका दूध पीते हैं या घी, दही, जो भी है वो सब खाद्य पदार्थ देने वाले जंतु हैं। तो इसको कुछ बताने की ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, बस यही है कि मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, लाख कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का लाल रंग का
लाल रंग प्राप्त किया जाता है, जिससे महिलाएं महावर जो लाख कीट होता है उसको सुखा लिया जाता है, उसी कीट को सुखाकर एक लाल रंग प्राप्त किया जाता है, जिसे महिलाएं महावर लगाने के काम लाती हैं। तो ये आप लोगों ने महावर का रंग सुना होगा, काफ़ी डार्क चढ़ता है। ये आपका लाख कीट का जो शरीर है उसी को सुखा के बनाया जाता है। ठीक। तो महावर का रंग किससे? लाख कीट के शरीर को सुखाकर एक प्रकार का रंग बनाया जाता है, जिसे महावर कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महावर का रंग किस प्रकार से किसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो ये लाख कीट को सुखाकर बनाया जाता है। शंख वास्तव में जंतुओं के बाह्य कवच होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो शंख है वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है। शंख का प्रयोग सजावट, पूजा तथा दवाएं, भस्म आदि बनाने में किया जाता है। ठीक। कस्तूरी मृग वन्य जंतु है। कस्तूरी मृग से कस्तूरी नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग औषधि निर्माण में करते हैं। ठीक। अब आगे देखते हैं। ठीक है। रेशम के कीड़ों को कहाँ पे पाला जाता है? शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। ठीक है। और रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक। रेशम कीट का पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। जितने भी ये कल्चर है, ये पालन वाले, ये सारे आपको याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा एक। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चैप्टर था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो उनको हम लोग देख लिया। अब भोजन एवं स्वास्थ्य को देख लेते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी सही से देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। बाई चांस कुछ छूट जाए तो आप लोग जिनके पास ये बुक हो वो लोग बता सकते हैं कि सर ये छूट गया या कुछ भी जो भी हो। ठीक है। भोज्य पदार्थ मुख्यतः जीवाणु, ईस्ट, फफूंद आदि सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमित होते हैं। कीटों से भी भोज्य पदार्थ संक्रमित हो सकते हैं। यहाँ कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया गया है। तो सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? एक होता है कवक। कवक के बारे में यहाँ पे थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। कवक। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कुछ कवक जैसे राइजोपस, म्यूकर, एस्पर पर जिलस, एस्परजिलस जो है, ये तीनों क्या है आपके? ये आपके कवक हैं। अगर पूछे जाए इनमें से कुछ भी आए और पूछा जाए ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा? कवक। ठीक। ये क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। ठीक। ये देखो ब्रेड की हालत देखिए क्या कर दी। ठीक। जीवाणु। जीवाणु के बारे में, जिन्हें ग्रहण करने में निमोनिया, देखिए हानिकारक जीवाणु भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, जिन्हें ग्रहण करने से निमोनिया, हैजा, पेचिस, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हो सकता है कि हानिकारक जीवाणुओं की वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो इनमें से ऑप्शन में आ सकता है निमोनिया, हैजा, पेचिस, पेट दर्द, उल्टी आदि ये बीमारियां आपकी हो सकती हैं। ईस्ट खमीर। ठीक है। इसके बारे में कुछ खास यहाँ पे नहीं था, तो इसको हम लोगों ने हटा दिया। अब देखिए, भोजन के परिरक्षण की विधियां, मतलब उसको संभाल के रखने की विधियां क्या है। ठीक है। पहला है सुखाना, निर्जलीकरण। क्या करते हैं हम लोग? धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी, आलू चिप्स, सिवैयाँ, आंवला, गोभी, मेथी, चना आदि को सुखाकर निर्जलीकरण करते हैं, मतलब उसका जल सुखा लेते हैं और उनको संरक्षित कर लिया जाता है। ये निर्जलीकरण तो काफ़ी नॉर्मल है। ठीक है। कुछ और भी जाने। दूध का पाउडर बनाने के लिए दूध को निर्जलीकरण विधि से सुखाते हैं। जो नहीं सूखा पाउडर आता है उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। लोहे के बड़े बड़े बेलनाकार अत्यंत गर्म बर्तनों में दूध की पतली धार भेजी जाती है। ताप के कारण दूध में उपस्थित पानी वाष्पीकृत हो जाता है। दूध सूखकर पाउडर चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो ये आपकी क्या है कि निर्जलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये आपका दूध सुखाया जाता है। उबालना, पता ही है आपको, हानिकारक जब उबालते हैं तो उसमें से जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो आपके नष्ट हो जाते हैं। ठंडा करना, ये भी आपको पता है। हिमभूत करना, फ्रीजिंग, फ्रिज में रख के। यहाँ पे देखिए, जीवाणुओं से बचाने के लिए भोज्य पदार्थ 18 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे के ताप पर रखकर सुरक्षित रखे जाते हैं। तो कितने पर? 18 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे पर। ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्रशीतन, भोजन को ठंडे स्थान पर रखकर घरों में हरी सब्जियों, फलों को गीले कपड़ों से ढककर रखकर तथा बनी हुई सब्जियों को ठंडे पानी में रखकर भोज्य पदार्थों का परिरक्षण किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? प्रशीतन। अब रेफ्रिजरेटर में कैसे संरक्षित रहता है, उसका जो तापक्रम है वो देख लीजिए। रेफ्रिजरेटर में भोजन को 60 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर रखा जाता है। कम तापक्रम सूक्ष्म जीवों जैसे फफूंद और जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है, जिससे भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व खराब नहीं होते हैं। ठीक है। तो जो आपकी जो लिमिट है वो है 60 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम। आगे है हिमकरण से सुखाना, ये तो आपको लगभग पता होगा। अब यहाँ पे रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग, डिब्बाबंद कैनिंग, ये सारी, इसमें कुछ खास नहीं है। डिब्बाबंद कैनिंग में क्या, अनेक भोज्य पदार्थों जैसे मटर, अनानास आदि प्राकृतिक रूप से इस विधि से वायुरुद्ध डिब्बों में बंद कर दिया जाता है। ऐसा डिब्बा बंद कर दिया जाता है जिसमें वायु ना जा सके। ठीक है। उसको कहते हैं कैनिंग। पाश्चुरीकरण, अभी इसको देखिए। इस विधि में, रुक जाए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है। इस विधि में दूध को पहले आधा घंटा 63 डिग्री सेल्सियस 63 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 15 सेकंड के लिए, आधा घंटा करेंगे तो 63 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक। और 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर,
गर्म करते हैं, उसके बाद तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण। ठंडे स्थान में भंडारण कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जो लिमिट है उसको याद रखिए, ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। आधा घंटे के लिए अगर गर्म करेंगे तो पहले आधा घंटे के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो ये आपकी दो लिमिट है। और उसके बाद तुरंत 10 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा कर लेंगे और जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थानों पर इनका भंडारण कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, खराब भोजन एवं दूषित जलों से होने वाले रोग। तो यहाँ पे देखिए, इन जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोग, जो जो मतलब हानिकारक जीवाणु होते हैं उनसे, उनके लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कि इन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, हैजा, क्षय रोग, टीबी, ठीक, निमोनिया, टाइफाइड, डिphtheria, रोहिणी रोग, ठीक, आंत्रशोधक, सूजाक, पीलिया, प्लेग, कुकुर खांसी, कोढ़ तथा टेटनस आदि, ये आपके जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, प्रमुख रोग। ठीक है, कवक हमारे भोजन मुख्यतः मुरब्बे, अचार, रोटी, फल तथा अनाज आदि को खराब कर नष्ट कर देते हैं। राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस आदि कवक हमारे भोजन को खराब करते हैं और शरीर में प्रविष्ट होकर कई रोग उत्पन्न करते हैं। कवक द्वारा उत्पन्न रोग मुख्यतः दाद है। तो कवक द्वारा जो रोग होता है वो आपका दाद होता है। सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा हो जाता है। ठीक है, खराब भोजन के अलावा दूषित जल का प्रयोग भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग के उत्पन्न करता है। दूषित जल में भी अनेक विषाणु तथा जीवाणु होते हैं जो शरीर में प्रविष्ट होकर रोग पैदा करते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पीलिया दूषित जल से होने वाले प्रमुख रोग हैं। ठीक, अब देखिए संचारी रोग और संचारी रोग। ठीक है, रोग व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति है, यहाँ पे लिखा है। तो संचारी रोग क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा है, सामान्य रूप से संचारी गंभीर रोग, यहाँ पे खाली होती है। हाँ, यहाँ पे देखिए सही से देख लेते हैं संचारी और असंचारी रोग को। रोग व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शारीरिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित नहीं हो पाती और व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कंठन अथवा कठिनाई का शिकार करता है। गंभीर रोगों की स्थिति में समय पर समुचित उपचार ना होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। दूषित खानपान, अनियमित दिनचर्या के कारण कभी कभी व्यक्ति किसी एवं अथवा एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। जैसे हरे साग सब्जी ना खाने से विटामिन ए की कमी हो जाती है जिससे आंखों में रतौंधी रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। ये आपका क्वेश्चन एक बन गया यहाँ पर। अब देखिए संचारी रोग क्या होते हैं। संचारी रोग, ठीक है, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि दूषित परिवेश में कई तरह के सूक्ष्मजीव होते हैं जो किसी भी माध्यम, मक्खी, मच्छर, वायु, जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाते हैं और कई तरह के रोगों को जन्म देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा एक दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। तो ये रोग कौन कौन से होते हैं, हैजा, चेचक, टीबी आदि, ये आपके संचारी रोग हैं जो एक मनुष्य से दूसरी मनुष्य तक छुआछूत के द्वारा फैल सकते हैं। अब असंचारी रोग क्या होता है, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के अंदर के किसी मतलब छुआछूत के माध्यम से नहीं फैल सकते हैं। ठीक, मतलब उनको छूने से नहीं फैलता है। तो ये क्या है, एलर्जी, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर या जो भी प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर है वो भी। ठीक, कैंसर, डायबिटीज, ये क्या है, ये आपके असंचारी रोग है। अब इसी तरीके से दोनों हैं, संक्रामक रोग और संक्रामक रोग। संक्रामक रोग वायु जल संपर्क तथा रक्त के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोग ये कहलाते हैं। ठीक है, और जो असंक्रामक रोग होते हैं वो ऐसे नहीं फैल सकते। अब देखिए महामारी, महामारी तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि अब 1 साल से, लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है, महामारी चली रही है अभी कोरोना वाली, तो उसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, प्लेग सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इस महामारी में भारत में लाखों लोग मारे गए थे। भारत में 2009-10 में H1N1 इन्फ्लुएंजा का सबसे बुरा प्रकोप आया था जब बीमारी से 2700 लोगों से ज़्यादा लोग मारे गए थे और करीब 50,000 लोग प्रभावित हुए थे। स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाने जाने वाला H1N1 इन्फ्लुएंजा एक बेहद संक्रामक रोग है जो बहुत तेज़ी से फैलता है। सन 2009 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित किया था। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख जो आपके जो महामारी हैं उनके नाम है। और एक महामारी तो अभी चली रही है कोरोना वाली, उससे संबंधित चीज़ें भी को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने दोनों चैप्टर से यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इसमें कुछ भी कमी या कुछ भी छूट गया हो तो प्लीज़ हमें बताएं और उस चीज़ को हम अपने जब क्वेश्चंस कराएंगे उसमें हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, बाई चांस कुछ छूटा हो, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हो जाए। ठीक, और कोई अगर आपके राय हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं या कोई अन्य भी सवाल पूछना हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। कुछ भी पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।